वीडियो पार्ट 3 में आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया था, जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। जो है हम जो सेल बना रहे थे उन सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने जो मेरी पिछली वीडियोज़ होंगी उनको देखा ही होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये देखिए ये सब मैंने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ाया हुआ था और ये भी बताया था कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हम किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। हम यहाँ बात करते हैं, जैसे ये तो टॉपिक हमारा चलेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम बात करते हैं कि हम किस चीज़ के लिए ये वाला लेक्चर जो है पढ़ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि अभी हम जो लास्ट में पढ़ रहे थे, हमारे पास कुछ इस टाइप के जो है दो सॉल्यूशन थे और इसका नाम हमने दिया था कॉपर, यानी जो यहाँ रॉड लगी कॉपर, जो सॉल्यूशन है वो इसी का कॉपर सल्फेट हो गया। दूसरी तरफ हमारा जो ये दूसरा सॉल्यूशन है ये हमारा है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट में हमारे पास जो रॉड है वो है जिंक की। बच्चों प्रॉब्लम ये है कि देखो हमने इस सेल का जो पोटेंशियल है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर कर लिया। इसका पोटेंशियल आया था 1.1 वोल्ट, ये इसका सॉल्ट ब्रिज है। इसका पोटेंशियल आया था 1.1 वोल्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आपको सेल मिल रहा है, वो जो सेल पोटेंशियल दे रहा है वो 1.1 वोल्ट है, लेकिन इसमें इसकी और इसकी दोनों की भागीदारी है, यानी दोनों को मिलाकर जो पोटेंशियल हमें ये सेल दे रहा है वो 1.1 दे रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पर्टिकुलर जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट के द्वारा क्या पोटेंशियल इसके अंदर दिया गया है, यानी सेपरेटली नहीं पता। आप कह सकते हैं टोटल पता है, इसका और इसका दोनों का मिला के है 1.1 वोल्ट। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ इस टाइप से है, जिंक जो है जब जिंक सल्फेट में इस तरह से था, जब ये टूट गया अपने जिंक आयन 2+ आयन प्लस सल्फेट आयन में टूट गया, तो इसका क्या पोटेंशियल हुआ इस जगह का, इसका यानी इसका क्या पोटेंशियल है, ठीक है। जब ये क्योंकि देखो जो जिंक है वो आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता हुआ नजर आएगा, यानी जिंक जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा 2+ आयन देकर। तो ये ऑक्सीडेशन के समय क्या पोटेंशियल देगा, कॉपर जो है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके रिडक्शन करेगा और आपको जो है यहाँ पे कितना पोटेंशियल देगा, हमें इसके बारे में जानना है। तो इसीलिए देखो ये सारी बातें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमने सब लास्ट क्लास में सब ये पढ़ा हुआ है। आपको अगर याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखो। तो चलो हम अपना टॉपिक जो है वो चालू करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है। इस सेटअप को मैं दोबारा आपको यहाँ बना के समझा देता हूँ इस साइड, ताकि आपको भी बनाना आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है ग्लास का, ठीक है। इस बीकर के अंदर आपको क्या करना है, एक ट्यूब डालनी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्यूब डालनी है, ठीक है। इस ट्यूब में यहाँ पे होल रखना है, ठीक है। अब इस जगह से हम हाइड्रोजन को पंप करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पंप करेंगे, ठीक है। दूसरा, इस ट्यूब के अंदर इस बीकर के अंदर हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो डाल देंगे। उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 1 मोलर, यानी इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 1 मोलर के साथ, यानी होगा यहाँ पे HCl, वो भी 1 मोलर, ठीक है। यहाँ आप सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। अच्छा, यहाँ से हम हाइड्रोजन को पंप करेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन को पंप करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई मेटल चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर स्प्लिट होता है तो ये H+ और Cl- में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं, इस जगह से रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसका नाम है प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम का वायर लेते हैं और उसको यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि जो ये वायर है, क्योंकि देखिए जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम एक ऐसा मेटल होता है जो रिएक्शन नहीं करता। प्लेटिनम जो है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, क्या देगा, ओनली प्रोवाइड सरफेस। ये सरफेस प्रोवाइड करेगा ताकि यहां पर रिएक्शन परफॉर्म हो पाए, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहां पे जब हम हाइड्रोजन पंप करेंगे, देखिए जब यहां पे हम हाइड्रोजन को पंप करेंगे तो उसके बाद जो है यहां पे रिएक्शन चालू हो जाएगी, ठीक है। जब हम यहाँ पे सारा रिएक्शन, यानी जब इस सेटअप को लगाने के बाद हमने चेक किया इसका, क्योंकि देखो ये भी एक रिएक्शन है, यहाँ पे भी जो है हाइड्रोजन गैस को पंप किया जा रहा है इसके अंदर यहाँ से, और यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखो इस तरह से बबलिंग दिखाई दे रही होगी, ये हाइड्रोजन गैस की बबल्स है, ये मैं बताऊँगा बबल्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इसका SHE जब हमने नापा इस पूरे सेटअप में क्या था, एक बीकर लिया, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस को हम यहाँ से पंप करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। जब हमने इसका SHE नापा, ठीक है, तो इसकी जो E0 की वैल्यू आई वो आई 0, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इसका 0 होता है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो इसका हम देखो, अब जो ये सेटअप हमने बनाया है, ध्यान से सुनना, ये सेटअप हमने बनाया क्यों, क्योंकि देखो इस सेटअप की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, यानी आप इसको एज अ एनोड और एज अ कैथोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे सेटअप को आप एनोड की तरह या कैथोड की तरह, याद कीजिए हमने एक जो ये बीकर बनाए थे यहाँ पे, तो जो ये कॉपर वाला था इस साइड, इसको हमने कैथोड कहा था, जो इधर हमारा जिंक वाला था उसको हमने एनोड कहा था। तो आप इस पूरे, देखो ये भी तो एक पूरा सेटअप है बीकर का, आप इसको एज अ एनोड और एज अ कैथोड जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पर साफ सुथरा बना के दिया हुआ है, पूरा डायग्राम बना हुआ है। इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। प्लेटिनम को क्यों यूज़ किया जाता है वो भी लिखा है, प्लेटिनम क्या करता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप इसको जो है या तो कॉपी में बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नोट्स मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो SHE का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0, और ये भी बताया था कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग SRP भी कहते हैं। तो SHE का इस्तेमाल करके हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखो अगर इसको नहीं समझ में आया वो पिछला वीडियो जरूर जाके देखो, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों बातें मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं। देखो हमारा मोटिव ये था कि जिंक जो है वो कितना पोटेंशियल दे रहा है वो निकालना था अलग से, कॉपर कितना पोटेंशियल दे रहा है वो हमें अलग से निकालना था। तो देखो इस सेटअप को थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कैसे ये सेटअप बना, फिर आप डायग्राम तो बना हुआ है। देखो हम क्या करते हैं, एक साइड जो है ये जिंक का रॉड हो गया आपका, ठीक है, ये जिंक हो गया, इसमें सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, ठीक है। और वो जो SHE का सेटअप जो हमने अभी बनाया था वो सेटअप यहाँ लगा दो, ठीक है। यहाँ आपका प्लेटिनम का वायर आ जाएगा और ये प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग, यहाँ से H2 को पंप करो, ठीक है, ये निकालो और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट पेज लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ वहीं आपका HCl हो गया, समझे। जिंक सल्फेट है, देखो जिंक का प्रोसेस आपको पता है, जिंक हमेशा ही वैसे ही काम करेगा, इस वाले रिएक्शन में Zn2+ बनाएगा, यानी अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जिंक तो है एनोड, तो HCl क्या हो गया, कैथोड। अभी आपको बताया था कि जो हमारा जो आपका SHE है वो एज अ कैथोड और एज अ एनोड दोनों तरह से बिहेव कर सकता है।
तो इस साइड आपका बन जाएगा एनोड और इस साइड आपका बन जाएगा कैथोड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना ये बात को, कैथोड और एनोड कब बनते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पर इस प्रोसेस को रिएक्शन करवाया और रिएक्शन कराने के बाद जो हमें इसका ई सेल का वैल्यू मिला, ई सेल की वैल्यू कौन देगा? ई सेल की वैल्यू देगा हमें हमारा गैल्वेनोमीटर 0.74 वोल्ट। देखो पता चल गया ना। ई सेल किसका? जिंक का। ई सेल किसका? जिंक का। जिंक की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली? जिंक की वैल्यू कितनी मिली हमें? जिंक की वैल्यू मिली 0.74, ठीक है। तो हमारा SHE, ये हमारा SHE हो गया, है ना, और ये हमारा जिंक का। तो SHE हमारा एज अ बिहेव कर रहा है कैथोड, और जो हमारा जिंक वाला साइड का जो सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का, ये बिहेव कर रहा है एज अ एनोड, है ना। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में अपना जिंक है, कुछ सॉलिड था, ये एक्वस सॉल्यूशन है, कितना? 1 मोलर। तो ये बिहेव कर रहा है आपका एज अ एनोड, ठीक है। इधर वाला पूरा सेटअप ये एनोड हो गया, है ना। जो हमारा SHE है ये बिहेव कर रहा है एज अ कैथोड, यानी ये वाला, ये पूरा सेटअप कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ कैथोड, ये पूरा, ये नहीं, डन, ठीक। अब हम जो हमारा ई सेल की वैल्यू निकली वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, आगे ई सेल कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको सिखाया था। ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये मैंने आपको समझा रखा था। देखिए कैथोड पे तो SHE है और इसका पोटेंशियल क्या है? 0, सॉरी एनोड लिखो इसको, एनोड पोटेंशियल क्या है? 0, ठीक है। एनोड नहीं बेटा, ये कैथोड है, वेरी सॉरी, ये कैथोड है। एनोड तो हमारा जिंक का है, ये हमारा कैथोड है। कैथोड की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि SHE की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कैथोड की जगह होगा 0 माइनस एनोड, एनोड अभी हमने निकाला था 0.74, ओके। अच्छा, तो हमारी ई सेल की वैल्यू कितनी निकलेगी? ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? -0.74 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे सेल की वैल्यू आ गई, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको मिला हुआ है अभी, जो आपको मिला है ये है आपका SRP, ध्यान रखिएगा, ये आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा IUPAC हमेशा आपको SRP निकालने को ही कहेगा, SRP से ही आप सारा काम चलाएंगे, आप SOP इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर आप इसका SOP निकालना चाहते हैं तो जस्ट आप इसको उल्टा कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, बस पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी +0.74, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। समझ गए होंगे बात को, यानी जिंक जो है वो बहुत अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है, समझे। अब इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका बच्चों? रिप्रेजेंटेशन में आपके पास आ जाएगा जिंक, ठीक है, सॉलिड था, Zn2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। कैसा बिहेव करेगा? एज ऑक्सीडेशन, और ये कैसा होगा? एनोड, ठीक है। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ गैस थी तो 2H+, उसने जिंक के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और H2 गैस बना। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा, आप देखिए ध्यान से, पिछले डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो पिछला रिएक्शन मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, यहाँ पे कुछ ये रिएक्शन फॉलो हो रहा है कि जो जिंक ने जो अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो जिंक का है, क्योंकि जिंक इस साइड देखो
ये रहा जिंक, ये रहा जिंक का बनाया, तो जिंक का अगले स्लाइड में है। जो जिंक को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जिंक वाला ये इसमें रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कहानी चल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। जब ये टूटेगा तो यहाँ पे आपको 2H+ मिला, ठीक है। जो हमें ये जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया और गैस के फॉर्म में निकल गया। देखो ये रहा गैस, सारे ये दिख रहे हैं ना बबल्स, सब गैस है, सब गैस के फॉर्म में जो है रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होगा तो Zn2+ Zn बनेगा और -0.74 वोल्ट देगा। आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा आप लिखते हैं तो इसको SRP कहा जाता है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए इसको, Zn2+, ठीक है। यानी Zn2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके अपने आप को सॉलिड बनाएगा, जो कि जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। जिंक कभी नहीं चाहता, जिंक हमेशा जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहता। जो नहीं करना चाहता अगर आप करवाएंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं नॉर्मल। देखिए ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्यों भाई, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होने में ज़्यादा सक्षम है, जो कि 0.74 वोल्ट है। तो बस एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का फर्क है, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। यानी SHE अभी बिहेव कर रहा था एज अ एनोड, ठीक है। SHE बिहेव कर रहा था एज अ एनोड और अब हम इसे बिहेव करवाएंगे एज अ कैथोड। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, है ना। ये हमारे एनोड के लिए हो गया इधर वाला। अब बात करते हैं कैथोड के लिए। तो कैथोड के लिए अब क्या करना है, कैथोड के लिए आपको यहाँ पे SHE, ये हमारे SHE का सेटअप है और हमारे इस साइड में कॉपर का सेटअप है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। इस साइड ये हो गया कैथोड और इस साइड ये हो गया एनोड, ठीक है। पूरा सेटअप जानते हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। सॉल्ट ब्रिज लगा दो और यहाँ रॉड लगा दो, ये जो वायर गया यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो इससे, ठीक है। और ये यहाँ आया और यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड होगा, समझे। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0, अभी पढ़ा था। इसका निकालना है तो वही सेम फार्मूला कैसे लगेगा, ई सेल का, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। भाई देखो कैथोड इस साइड है, कैथोड की वैल्यू तो हमें नहीं पता, सॉरी कैथोड की वैल्यू। अब ध्यान रखिएगा कि इसका ई सेल की वैल्यू जो हमने गैल्वेनोमीटर से नापा, ये ई सेल की जो वैल्यू, इस टोटल सेल की ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो हमारे पास टोटल आई है 0.36 वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना, समझे। एक्चुअली क्या है कि जब मैं इस पूरे सेटअप को इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो मुझे ई नॉट सेल गैल्वेनोमीटर बता देगा, ठीक है। ई सेल किसने बता दिया, गैल्वेनोमीटर में। एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो मेरे को गैल्वेनोमीटर ये बता देगा कि इस पूरे सेल का कितना पोटेंशियल है। तो मुझे सेल पोटेंशियल पता चल गया, और लेकिन मुझे इसका थोड़ी ना पता है, इसका पता है 0 है, इसका कॉपर सल्फेट का नहीं पता, लेकिन टोटल सेल का पोटेंशियल पता है। तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई सेल कितना है 0.36 वोल्ट इक्वल टू ई कैथोड नहीं पता माइनस एनोड 0, ये रहा ना सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड कितना है 0.36 वोल्ट, है ना। तो 0.36 वोल्ट आया यहाँ प्लस, और प्लस में आया, यानी ये हमारा SRP का वैल्यू है, ठीक है। SRP देखो रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड रिड्यूस जो है ना, कैथोड आपको रिड्यूस करके देगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें ध्यान रखना। IUPAC ने कहा कि जब भी आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे सब SRP निकलेगा यहाँ से, सब। पिछली बार भी SRP निकला था। हाँ, अगर आप SOP निकालना चाहते हैं इसका, तो SOP की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.36 वोल्ट, अगर आप SOP निकालना चाहते हैं,
सारी कहानी वहीं जो पिछले मैंने अभी बताया था। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहीं पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। हाइड्रोजन के लिए देखो, हमारा हाइड्रोजन है, गैस को पंप किया, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन आया यानी ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर की बात करते हैं, क्योंकि कॉपर तो एक्सेप्ट करना है, रिडक्शन करना है कॉपर को, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन यही वाला मिल जाएगा और कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक है, जैसे पिछली बार किया था। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में ज़रूर आई होगी। ठीक है, कैसे इसको बनाते हैं। अगर हम लिखना चाहें रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, तो रिडक्शन में कॉपर 2+ कॉपर बना, क्या वैल्यू दे रहा है, 0.36। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, कॉपर 2+ बना, -0.36, ये वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं इसमें थोड़ा। अब जब हमने सेल का जो पोटेंशियल निकाला था 1.1 वोल्ट, ठीक है, जो हमने सेल का पोटेंशियल निकाला था, एक बार इसको देख लो, मैंने इसको थोड़ा सा पूरा बना दिया। देखो ध्यान से, ये सारी वैल्यूज़ जो है हमने निकाली है, अभी सारी वैल्यूज़ निकाली है। देखो कैलकुलेट करके मैंने आपको सारा वैल्यू कैलकुलेट करके दिया है, देखो। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको मैंने बिहेव करवाया, ये पूरा सेटअप अलग है। ठीक है, ये एक तरफ आपका जो है वो हो गया, जो हमने SHE को एज अ कैथोड बिहेव करवाया, यानी SHE यहाँ पे कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, और इस साइड SHE एज अ एनोड बिहेव कर रहा है। ठीक है, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि हम किसी भी मेटल का सेल पोटेंशियल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या कहता है भाई, ओवरऑल रिएक्शन हमने कितनी बार लिखा है, जिंक प्लस कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ जिंक 2+ हो जाएगा और कॉपर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और इस पोजीशन पे हो रहा है रिडक्शन, यानी ओवरऑल जो है यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा। तो पहले हमने निकाला था पोटेंशियल, इसी का तो निकाला था 1.1 वोल्ट, बट चेक कर लेते हैं कैसे आता है अपने फॉर्मूले से। तो E0 सेल कैसे निकलता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। बेटा कैथोड की वैल्यू, कैथोड हमने निकाला था 0.36, ठीक है, माइनस, और एनोड पे निकाला था -0.76। जरा आप इनको ऐड करके देखो, 1.1 वोल्ट ही आएगा, यानी हम सही निकाल रहे थे पहले। देखो ये इससे ही प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी SHE जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पर है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। ठीक है, अब इसका एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। देखो मैंने ये सारी बातें नोट्स में यहाँ पर समझाया हुआ है, आप चाहें तो नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, यही चीज़ मैं आपको अभी पूरा समझा रहा, सब कुछ मैंने नोट्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो जो है नोट्स को प्रिंट करा लीजिए, ठीक है, और रख लीजिए अपने पास। आगे चलते हैं। देखो अब इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है कैथोड के लिए और एनोड के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कैथोड के लिए और एनोड के लिए इसको कैसे प्रेजेंट किया। देखो प्लेटिनम जस्ट क्या प्रोवाइड करेगा, सरफेस, यानी प्लेटिनम का, भाई जब प्लेटिनम का यूज़ कर रहे हो तो प्लेटिनम तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, तो यानी पहले रिडक्शन के लिए दिखाते हैं। ठीक है, रिडक्शन के लिए दिखाते हैं। रिडक्शन पे हमारा अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसको कैथोड कहते हैं, और कैथोड रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो जो हमारा प्लेटिनम है, प्लेटिनम सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक ये हिस्सा हो गया,
यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका आयन क्रिएट हो रहा है, 1 मोलर जो सॉल्यूशन हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये हाइड्रोजन रिसीव कर रहा है। देखो प्लेटिनम सिर्फ सरफेस दे रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, या तो जिंक देगा या फिर कॉपर, दोनों तरफ से कोई भी आएगा। तो यहाँ पे ये लगाएंगे, सेल का साइन होता है और हाइड्रोजन बन गया, ठीक है, 1 atm प्रेशर पर। अगर हम बात करें एनोड की, ठीक है, अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड में आपको, एनोड के पास आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में अगेन प्लेटिनम, देखो प्लेटिनम है, फिर सरफेस प्रोवाइड करे इसको, कुछ नहीं करेगा। हाइड्रोजन गैस जो हम पंप कर रहे थे ये H+ में टूटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यानी ये हमारा ऑक्सीडेशन का, इसका टोटल रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं साइड करता हूँ, देखिए जिंक, ठीक है, जिंक है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज एनोड, ठीक है बेटा। SHE कैसे बिहेव कर रहा है अगर जिंक एनोड हो, कैथोड। लिखेंगे कैसे इसके लिए रिएक्शन, जिंक सॉलिड है, ओके, जिंक का आयन बना, ठीक है भाई, एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज, प्लेटिनम, ठीक है। एनोड वाला जो ऊपर वाला एनोड वाला रिएक्शन लिखा है ना, ये लिख देना, प्लेटिनम, हाइड्रोजन जो आयन के फॉर्म में था उसने जिंक का इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हाइड्रोजन गैस बना और बबल के फॉर्म में निकल गया। तो ये हो गया आपका SHE, ठीक है, ये होगा आपका SHE, यानी अभी यहाँ पर ये कैथोड है, यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी एनोड है, ठीक है। इसका पोटेंशियल हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, समझे। तो कुछ इस तरीके से बिहेवियर चलता है इसका। अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने सेम, ये रहा, समझो दोबारा से। जो जिंक है, जिंक के लिए भाई सेल रिप्रेजेंटेशन तो लिखना पड़ेगा ना। देखो सेल रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको आना चाहिए। सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम अगली बार देख रहे हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो ये SHE हमारा एनोड है, तो कॉपर हमारे लिए यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर SHE है तो वो एनोड की तरफ बिहेव करता है, एनोड वाला रिएक्शन अभी देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने, प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन गैस है वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन वाला आयन को रिसीव करके कॉपर सॉलिड बन रहा है यानी कैथोड। पोटेंशियल हम सब ने यहाँ पर देख ही लिया है। ऐसे हम सिल्वर के साथ भी करा सकते हैं, देखो सिल्वर के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, होता है, ठीक है। जैसे आपको समझ में भी आया होगा कि इसके कई फायदे हैं। आपके पास सिंगल जो है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने का एक जो है तरीका पता चल गया, जो कि SHE है, ठीक है। तो जो SHE होता है, यानी ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं ऐसे SEP ये यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो सेलेक्टेड हाफ रिडक्शन के लिए जो है वो फिक्स होती हैं, ठीक है। हम निकाल भी चुके हैं, कई सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, एक टेबल है NCERT में, उस टेबल में सारी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का, वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसका रिड्यूस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजन गैस से। देखिए हमारी SEP की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका जो रिड्यूस फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजन गैस से, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पॉजिटिव वाला ज़्यादा रिड्यूस, सबसे ज़्यादा रिडक्शन आपको शो करेगा, जिसमें हम लिथियम को कह सकते हैं। लिथियम जो है वो सबसे अच्छा जो है रिड्यूस्ड फॉर्म उसका होता है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अच्छा कौन है, लिथियम। आप ध्यान रख सकते हैं, लिथियम को सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। आप टेबल में भी देख सकते हैं इस बात को, देखो मैं टेबल में यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ, लिथियम आपको मिल जाएगा, इसमें आपके NCERT में भी टेबल दिया हुआ है। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे तो टेबल की सारी वैल्यू ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें दिया रहेगा।
फिर हम बात करते हैं SEP का फ्लोरीन के लिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन के पास टेंडेंसी होती है, फ्लोरीन जो होता है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को रिड्यूस करे और F नेगेटिव आयन बनाए, यानी उसको खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, खुद को रिड्यूस करने वाली, खुद को वो F नेगेटिव आयन में। देखो कोई अपने आप को नेगेटिव क्यों करता है, वो क्योंकि वो किसी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होता है। और हम सब ने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है कि फ्लोरीन बहुत जल्दी से किसी के इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था इस बात को। जिंक का अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो जिंक Zn2+ बना रहा था, तो इसको हम इसका ऑक्सीडेशन कह रहे थे, है ना। और कॉपर जब आयन के फॉर्म में था और जब ये रिसीव कर रहा था, यानी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉपर का 2+ बना रहा था, इसको हम रिडक्शन कह रहे थे। ठीक है, लेकिन सॉरी ये सॉलिड हो गया, कॉपर का सॉलिड हो गया। लेकिन हमारे पास जो फ्लोरीन का गैस है, फ्लोरीन का जो गैस है वो फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है, फ्लोरीन की नॉन मेटल है, फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कब करेगा, जब कोई रिसीव करेगा, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके F नेगेटिव आयन बनाने में बहुत माहिर होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। देखो इसका स्टैंडर्ड SRP रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और फ्लोरीन गैस का SOP हाई है। लिथियम का SRP बहुत हाई होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। समझ गए होंगे आप बात को। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं। देखो लिखा भी है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, SOP, इसका मतलब इसका SOP बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन उसी तरफ फ्लोरीन जो नेगेटिव है ये एक बहुत ही कम रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयन, फ्लोरीन का जो आयन क्रिएट हुआ ये वाला, ये एक वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम इसे कहेंगे। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान भी रखना है। आगे चलते हैं, काम आएगा आपके। बात करते हैं हम लोग इसमें SOP की, SEP की। लिथियम के लिए देखो बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का लोएस्ट में है और फ्लोरीन का हाईएस्ट है। ठीक है, फ्लोरीन मैंने पिछले टॉपिक में लिखा था, फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है और SEP का लोएस्ट होता है। बस फ्लोरीन जो लिथियम जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब देखिए जो लिथियम का आयन है, लिथियम को जो आयन है, लिथियम का आयन जो है उसका लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, लिथियम का जो आयन है वो लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है। इसका मतलब क्या, लिथियम आयन जो है एक वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम मेटल एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने आपको अभी पिछली क्लास में समझाया था। तो आपको होप ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, पॉज करके देखिए बेटा। ठीक है, आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से आपको ये सारी बातें याद भी रखनी है। बिल्कुल भी कुछ भी इसमें आपको गैप नहीं देना है। तो ये मैं वीडियो यहीं पर जो है क्लोज करता हूँ। आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता आप कमेंट में मेंशन करो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन बातों का जवाब दूँ। ठीक है, और इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अगला इसका लेक्चर आएगा वो नॉर्मलिस्ट इक्वेशन के लिए होगा। आप टॉपिक देख रहे होंगे यहाँ पे, नॉर्मलिस्ट इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे। तो जो है अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।